हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। और हमने क्या जाना है इस चैप्टर के पहले भाग में कि भाई राजा के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे हैं क्या? नहीं बच्चों, 3 सवाल हैं जो राजा के मन में हैं। और उसने क्या किया है? उसने भेजा है अपने दूतों को पूरे राज्य में कि भाई कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो उन सवालों के उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति राजा के उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाया। तो राजा ने क्या किया? आखिरकार खुद चला गया एक सन्यासी के पास में उन सवालों के उत्तर मांगने के लिए। अब भाई वो सन्यासी तो गड्ढे खोद रहा था, तो राजा ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। और जब आखिरकार राजा परेशान हो गया ना, क्योंकि वो सन्यासी उत्तर नहीं दे रहा था सवालों के, तो इतने में क्या हुआ? एक आदमी दौड़ता हुआ सन्यासी के उस झोपड़े की तरफ आया। अब कौन था वो सन्यासी के पास आने वाला आदमी, और क्या उस सन्यासी ने उत्तर दिए राजा के सवालों के? जानते हैं बच्चों इस चैप्टर के इस दूसरे भाग में। करते हैं दूसरे भाग की शुरुआत। The king turned round and saw a bearded man running towards him. तो बच्चों, जो राजा था, जब सन्यासी ने कहा कि एक आदमी आ रहा है दौड़ता हुआ, तब राजा ने क्या किया? राजा turned round यानी कि मुड़ा, और उसने देखा एक बियर्ड मैन को, एक दाढ़ी वाले आदमी को, जो कि रनिंग यानी कि दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. और वो जो आदमी था जो दौड़ता हुआ आ रहा था ना, उसका जो हाथ थे वो कहाँ पे थे? उसके पेट पर उसने दबाए हुए थे। स्टमक मतलब पेट। From which blood was flowing. अब उसके पेट से क्या हो रहा था बच्चों? खून निकल रहा था। और उस खून को रोकने के लिए उस आदमी ने क्या कर रखा था? अपने हाथ से उस जगह को दबा रखा था। When he reached the king, जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा, he fainted, वो बेहोश हो गया, and fell to the ground, और गिर गया। fell मतलब गिर गया जमीन पर। The king and the hermit removed the man's clothing. अब वो जो राजा था और सन्यासी था, उन दोनों ने क्या किया? हटा दिए उस आदमी के कपड़े, and found, और उनको मिला a large wound on his stomach, एक बहुत बड़ा घाव उस आदमी के पेट पर। The king washed and covered it. अब राजा ने क्या किया? उस घाव को धोया और ढका। किस चीज से ढका बच्चों? अभी जानेंगे। पहले क्या करेंगे? हम मीनिंग्स को साथ साथ रिवाइज करेंगे। देखिए, पहला क्या है? बियर्ड मैन यानी कि दाढ़ी वाला आदमी। टोवर्ड्स मतलब की ओर या फिर तरफ। स्टमक यानी कि पेट। ब्लड यानी कि खून। फेंटेड मतलब बेहोश हो गया। फेल मतलब गिरा। रिमूव्ड मतलब हटाया गया या फिर हटाया। वूंड क्या होता है बच्चों? घाव। तो भाई राजा ने क्या किया? उस घाव को अच्छे से धोया और ढका विद हिज हैंकरचीफ। हैंकरचीफ क्या होता है? रुमाल। तो अपने रुमाल से उस घाव को ढकने की कोशिश की। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। पर बच्चों, वो जो खून था ना, वो बहना नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड। अब उस राजा ने फिर से उस घाव के ऊपर पट्टी करना शुरू किया। रीड्रेस्ड मतलब दोबारा पट्टी करना शुरू किया। अंटिल जब तक, एट लास्ट आखिरकार, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, वो जो खून निकल रहा था ना बच्चों, खून बह रहा था, वो नहीं रुक गया। तब तक राजा बार बार पट्टी करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर। अब उस आदमी को बेहतर लग रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर। जो राजा था ना, वो उसने क्या किया? वो राजा ताज़ा पानी लेके आया उस घायल व्यक्ति के लिए। एंड गेव इट टू हिम, और वो जो ताज़ा पानी था वो उसने उस घायल व्यक्ति को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक जो सूरज था वो क्या हो चुका था? सेट हो चुका था यानी कि ढल चुका था। एंड द एयर वॉज
cool, और जो हवा थी ना बच्चों वो भी काफ़ी ठंडी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. वो जो राजा था उसने क्या किया, हर्मिट की, सन्यासी की हेल्प से, मदद से, कैरीड द वुंडेड मैन, वुंडेड मतलब घायल, वो राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को लेकर गया हट में, झोपड़ी में, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और लेड कर दिया मतलब लेटा दिया उस घायल आदमी को बेड पर, बिस्तर पर. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. अब वो जो आदमी था, जो घायल था बच्चों, उसने क्या की, बंद कर ली अपनी आंखें और वो लेट गया क्वाइट, यानी कि चुपचाप लेट गया. तो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं बच्चों, देखिए. पहला है हैंकरचीफ. हैंकरचीफ मतलब रुमाल. स्टॉप यानी कि रुकना. ब्लीडिंग मतलब खून बह रहा है. फ्रेश यानी कि ताज़ा. हट मतलब कुटिया या फिर झोपड़ी. ले मतलब लिटाया. क्वाइटली मतलब चुपचाप. अच्छा बच्चों, ले का मतलब है लिटाया, और एक और मतलब है ले का, वो क्या है, लेटना. अब ये देख रहे हैं हम, ये तस्वीर में क्या दिख रहा है, जो राजा है वो इस घायल आदमी के क्या कर रहा है भाई, घाव पर पट्टी कर रहा है. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. द किंग tired by his walk and the work he had done. अब जो राजा था बच्चों, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था, थक गया था चलने के कारण, and the work, और उस काम के कारण he had done, जो कि उसने किए थे, यानी कि जो खुदाई का काम उसने किया था ना सन्यासी के घर में, उसके कारण, और वो जो घोड़े से उतर के सन्यासी के झोपड़ी में गया था पैदल चल के, उसके कारण. ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा बहुत थक गया और वो लेट गया ज़मीन पर. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात सोया. व्हेन ही अवोक, जब वो क्या हुआ, व्हेन ही अवोक नहीं होता बच्चों, क्या होगा, अवेक. जब राजा उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज. तो क्या हुए भाई, जब राजा उठा तो उसको कुछ मिनट लग गए, है ना. और वो मिनट क्यों लग गए, वो याद करने में कि वो कहाँ पर है. और ये अजनबी, बियर्ड मैन, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है बच्चों, अजनबी, और बियर्ड का मतलब तो हम समझ चुके हैं ना, बियर्डेड मैन का मतलब क्या है, दाढ़ी वाला व्यक्ति. तो जब राजा उठा तो उसको कुछ मिनट लगे याद करने में कि वो कहाँ है, और ये अजनबी सा दाढ़ी वाला आदमी कौन है. तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है बच्चों, देखिए. पहला है अवेक यानी कि जाग गया. रिमेंबर मतलब याद आना या फिर याद रखना. स्ट्रेंज मतलब अजीब. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब बच्चों, ये जो दाढ़ी वाला आदमी था ना, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा. वीक वॉइस मतलब कमज़ोर आवाज़ में कहा, Forgive me, मुझे माफ़ कर दो. When he saw that the king was awake. अब ये इस दाढ़ी वाले आदमी ने कब कहा, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने क्या कहा कि भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, और इसी कारण से मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए माफ़ कैसे करूं. You do not know me, but I know you. ये बच्चों क्या है, I. तो बच्चों, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours. मैं आपका वो शत्रु हूँ, who swore revenge on you, जिसने क्या लिया, swore लिया, यानी कि प्रण लिया, revenge का, बदले का आपसे, यानी कि मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने प्रण लिया था कि मैं आपसे बदला लूँगा. Because, भाई क्यों मैं आपका शत्रु हूँ, देखिए, क्योंकि you put my brother to death. आपने क्या किया था, मेरे भाई की क्या करवा दी थी बच्चों, मेरे भाई की मृत्यु का कारण बने थे.
एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने छीन ली थी, सीज कर ली थी मतलब छीन ली थी मेरे से मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद। तो भाई चूंकि आपने मेरे भाई को मार दिया, मेरी जो संपत्ति थी, जायदाद थी, उसको छीन लिया, इस कारण से मैं आपका शत्रु हो गया और मैंने प्रण लिया कि मैं आपसे बदला लूँगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। पहला है forgive यानी कि माफ़ करना। फिर है एनिमी मतलब दुश्मन। रिवेंज यानी कि बदला। डेथ मतलब मृत्यु। सीज्ड मतलब जब्त या फिर छीन लेना। प्रॉपर्टी मतलब जायदाद या फिर संपत्ति। I knew you had gone alone to see that hermit। अब वो दाढ़ी वाला जो आदमी है ना, वो आगे बता रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं जानता था कि आप अलोन अकेले जा रहे हैं उस हर्मिट से, उस सन्यासी से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं आपको मार दूंगा ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस जाएंगे तो। बट द डे पास्ड, पर पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं रिटर्न किए मतलब आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसी कारण से मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दी अपनी वो हाइडिंग प्लेस यानी कि छिपने वाली जगह को। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मेरा क्या हुआ बच्चों, केम अपॉन मतलब मेरा सामना हुआ आपके उस बॉडी गार्ड से, अंगरक्षक से। Who recognized me, और उस अंगरक्षक ने क्या किया, मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे पहचान लिया। एंड wounded me, और उसी अंगरक्षक ने मुझे wounded कर दिया मतलब घायल कर दिया। I escaped from him, मैं उस बॉडीगार्ड से, उस अंगरक्षक से बच निकला। But I should have died, पर मैं मर जाता if you had not dressed my wounds, अगर आपने मेरे घावों पर पट्टी नहीं की होती तो। I wished to kill you, मेरी क्या इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं। And you have saved my life, और आपने मेरे जीवन को बचा लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। पहला है recognized यानी कि पहचान लिया। फिर है escaped यानी कि बचना या फिर निकलना। तो बच्चों वो जो घायल आदमी था जिसकी राजा ने जान बचाई, वो असल में राजा की क्या करने आया था, राजा की जान लेने ही आया था। पर अब क्या हुआ है, क्या इस आदमी का मन बदला, चलो जानते हैं। नाउ इफ़ आई लिव, अब ये जो दाढ़ी वाला आदमी है वो बता रहा है कि अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं क्या करूँगा, मैं आपको सर्व करूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा आपके सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट की तरह। फेथफुल मतलब वफादार। तो ये आदमी बोल रहा है मैं आपके सबसे ज़्यादा वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी यही हुक्म दूंगा कि वो आपकी बिल्कुल वफादारी से सेवा करें। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily। अब ये जो राजा था ना बच्चों, ये राजा बहुत खुश हुआ कि क्या हो गई है, he had made peace यानी कि शांति स्थापित हो गई है उसके और उसके शत्रु के बीच में इतनी easily, इतनी आसानी से। एंड टू हैव won him over as a friend, और राजा इस बात से भी बहुत खुश हुआ कि उसने उस शत्रु को क्या कर लिया है, जीत लिया है एक मित्र की तरह। He not only forgave him, अब उस राजा ने ना केवल उस आदमी को माफ़ किया, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, और राजा ने ये भी कहा कि भाई वो अपने नौकर और अपना खुद का जो डॉक्टर था, चिकित्सक था, उसे भेजेंगे टू लुक आफ्टर हिम, ध्यान रखने के लिए उस आदमी का। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज
प्रॉपर्टी। और बच्चों, राजा ने ना केवल ये कहा कि भाई उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए वो अपने नौकर और चिकित्सक को भेजेंगे, बल्कि ये भी कहा, ये भी उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो गिव बैक कर देंगे, लौटा देंगे उस आदमी की प्रॉपर्टी को, जायदाद को, संपत्ति को। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है फेथफुल, यानी कि वफादार। सर्वेंट मतलब सेवक या फिर नौकर। पीस मतलब शांति। वॉन मतलब जीत लिया। लुक आफ्टर यानी ध्यान रखना। प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut. अब उस घायल आदमी को वहीं पर छोड़ते हुए जो राजा थे वो उस झोपड़ी के बाहर गए। And looked round for the hermit. And looked round मतलब ढूंढने लगे उस सन्यासी को। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब अभी भी भाई इतनी सारी घटनाएं हो गई पर राजा को सवाल के उत्तर नहीं मिले ना, तो हट से बाहर आकर, झोपड़ी से बाहर आकर राजा फिर उस सन्यासी को ढूंढने लगे, इस आशा में कि जाने से पहले क्या मिल जाए, उसे उसके सवालों के उत्तर मिल जाए। The hermit was on his knees. अब वो जो hermit थे, वो जो सन्यासी थे, वो अपने घुटनों पर, knees पर मतलब घुटनों पर बैठे हुए थे। Sowing seeds in the beds. Sowing seeds यानी कि बीज बोते हुए उन क्यारियों में that had been dug the day before, जिन्हें खोदा गया था एक दिन पहले। The king went up to the hermit and said, अब ये जो राजा था वो उस सन्यासी के पास गया और कहा, For the last time I beg you to answer my questions. आखिरी बार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों के उत्तर दीजिए। वाइस मैन, ए बुद्धिमान व्यक्ति। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मीनिंग्स हैं ये तो यहाँ पर है ही नहीं, है कि नहीं? तो इन मीनिंग्स को हम याद अभी नहीं करेंगे। हम किन किन मीनिंग्स को याद करेंगे देखिए। विश्ड, विश्ड का मतलब होता है आशा करना। फिर है सोइंग, सोइंग मतलब बोना, और सीड्स यानी कि बीज। और बेग का मतलब क्या होता है? बेग का मतलब होता है निवेदन करना, विनती करना। You have already been answered. अब भाई राजा ने कहा कि आप मुझे, भाई मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे उत्तर दे दीजिए। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तो पहले से ही उत्तर दे दिए गए हैं। Said the hermit, सन्यासी ने कहा। Still bending down, अभी भी वो सन्यासी नीचे झुके हुए थे। To the ground, जमीन पर। And looking up at the king, और उस राजा को देखते हुए। As he stood before him, जब राजा उनके सामने खड़े थे, यानी कि भाई ये जो सन्यासी थे वो घुटनों के बल बैठे हुए थे और राजा उनके सामने थे। तो भाई बस सर उठाकर उन्होंने क्या कहा सन्यासी ने कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के पहले से उत्तर मिल गए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो राजा ने पूछा मुझे किस प्रकार से उत्तर मिल गए, आपका क्या मतलब है? बच्चों जानेंगे कि क्या मतलब है, पर पहले क्या करेंगे, हम पहले मीनिंग रिवाइज करेंगे ना। देखिए यहाँ पर जो पहला मीनिंग है वो है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से या फिर अब तक। फिर है बेंडिंग डाउन मतलब नीचे झुकना। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने उत्तर दिया कि तुम क्या नहीं देख पा रहे? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम्हें नहीं आई होती दया मेरी कमज़ोरी पर कल। यस्टरडे मतलब पिछला कल बच्चों, बीता हुआ कल। तो जो सन्यासी है बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं दया आती मेरी कमज़ोरी पर, मेरी कमज़ोरी पर कब? यस्टरडे यानी बीते हुए कल को। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और नहीं खोदते तुम ये क्यारियाँ मेरे लिए। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते वापस। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और अगर तुम चले जाते तो वो जो आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता, आक्रमण कर देता।
and you would have wished you had stayed with me. और फिर क्या होता, तब तुम आशा करते कि काश तुम मेरे साथ ही रुक गए होते. So the most important time was when you were digging the beds. तो फिर उस हर्मिट ने समझाया कि इसी कारण से जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय है वो कौन सा है तुम्हारे लिए, जब तुम खोद रहे थे मेरे लिए क्यारियाँ. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस मतलब वैसे बच्चों होता है व्यवसाय, पर यहाँ पर बिजनेस का मतलब है कार्य. तो उस सन्यासी ने समझाया कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति मैं था. और क्या था बच्चों, ये जो कार्य था मेरे लिए करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य था. तो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है रिप्लाइड, यानी कि उत्तर दिया. पिटीड, यानी कि दया आ गई. वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी. यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल. डग मतलब खोदना. अटैक्ड, यानी कि आक्रमण किया. स्टेड, यानी कि रुका हुआ. बिजनेस, यानी व्यवसाय या फिर कार्य. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, अब फिर वो समझा रहे हैं और सन्यासी कि भाई बाद में जब ये आदमी हमारे पास भाग के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. तब तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी समय था जब तुम उस आदमी की क्या कर रहे थे, केयर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे. तो बच्चों ये जो सन्यासी है ना, ये गोल गोल करके समझा रहा है बातों को. भाई राजा का सवाल क्या था कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय कौन सा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य कौन सा है. तो सबसे पहले हर्मिट ने क्या कहा, सन्यासी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी मैं था, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य क्या था कि तुम मेरी मदद करो. और फिर जब वो आदमी भाग कर आया, तब सबसे ज़रूरी समय था कि तुम क्या करो, तुम उस आदमी की देखभाल करो. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुम उस आदमी की घावों को क्या नहीं करते, घावों पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो आदमी मर जाता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसी कारण से वो आदमी तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने जो उस आदमी के लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो था तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो बच्चों अब हर्मिट ने अपनी आखिरी बात कही. क्या कहा, उसने कहा कि याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल वही समय ज़रूरी है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ. और वो समय कौन सा है बच्चों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो समय है नाउ, अभी का, वर्तमान का, इसी क्षण का वो समय है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है. तो बच्चों केयरिंग का मतलब देखिए कहानी में आगे जानने से पहले सन्यासी ने क्या कहा. और देखिए केयरिंग मतलब चिंता या फिर देखभाल करना. बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. तो बच्चों सन्यासी ने ऐसा क्यों कहा कि नाउ, यानी कि अभी का जो समय है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए कहा क्योंकि इस समय पे क्या है, यही वो केवल समय है जब हमारे पास किसी प्रकार की पावर होती है, ताकत होती है एक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन. अब इस राजा के सवाल का दूसरा उत्तर देते हुए, दूसरे सवाल का दूसरा उत्तर देते हुए देखिए क्या कहा इस सन्यासी ने. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है, इज़ द पर्सन यू आर विथ, वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम हो, एट अ पर्टिकुलर
मोमेंट, एक विशेष मोमेंट पे, एक विशेष क्षण पे। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्यों बच्चों, क्यों क्या है वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता वॉट विल हैपन, कि क्या होगा इन द फ्यूचर, भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और नहीं हम जानते कि क्या हम किसी और से भी मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब बच्चों राजा के तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए उस सन्यासी ने समझाया कि जो सबसे ज़रूरी कार्य है इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, वो है उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है फॉर दैट पर्पस अलोन, केवल उसी पर्पस के लिए, औचित्य के लिए। तो बच्चों ये जो 4 शब्द है इन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला है पावर यानी कि शक्ति या फिर ताकत, पर्टिकुलर मतलब विशेष, मोमेंट यानी क्षण, और वर्ल्ड मतलब संसार। तो बच्चों आप भी समझ गए हैं ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय कौन सा है? अभी का। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी समय पर हमारे पास ताकत होती है कुछ करने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति वो है जो कौन है भाई, जो हमारे साथ उस विशेष समय पर मौजूद है, क्योंकि हम नहीं जानते भविष्य में कि क्या हम किसी और से भी मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य क्या है? उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं इसी प्रयोजन के लिए, इसी औचित्य के लिए, है कि नहीं? मज़ेदार लगी ना बच्चों ये कहानी? अब क्या करेंगे? अब हम अगले वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।